सूखी धरती, प्यासा शहर। रोहन समीर संग चले, अदृश्यपुर की खोज में जादुई राह पे वे मिले। सोलार लहर ने रोकी मशीनें, जब छाया था अंधियारा। मिट्टी और पुरानी सीख ने दिया जीत का सहारा। लेकर बीज वे लौटे वापस, बुलबुल नगर संवारने। प्रकृति और प्रगति मिलकर आए दुखों को हराने। दिन की शुरुआत होती है। तेज सूरज बुलबुल नगर नाम के एक हाईटेक शहर पर चमक रहा है। जमीन सूखी और फटी हुई है, इमारतें पुरानी और टूटी हुई हैं। हवा भारी और धुएं से भरी है और फव्वारे में पानी नहीं है। लोग हाईटेक सूट पहनकर यहाँ वहाँ चल रहे हैं। वे थके हुए और परेशान दिखते हैं। तभी रोहन और समीर सामने आते हैं। दोनों ने हाईटेक सूट पहना है। रोहन के हाथ में एक होलोग्राफिक रिस्ट बैंड है जो हवा में नक्शा दिखा रहा है, लेकिन बैटरी कम होने की वजह से वो बार बार झिलमिला रहा है। समीर, अगर हमने जल्दी ही उस जगह को नहीं ढूंढा तो हम इस गर्मी में नहीं बच पाएंगे। शहर का सारा पानी खत्म हो चुका है और मशीनें भी अब जवाब दे रही हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हम एक ऐसी जगह को ढूंढ रहे हैं जो नक्शे पर है ही नहीं। लोग कहते हैं कि गांव जादुई है और अदृश्य है। क्या वाकई ऐसा कुछ हो सकता है? ये सिर्फ जादू नहीं है समीर, ये बहुत ही उन्नत तकनीक है। वहाँ के लोग हमसे बहुत आगे हैं। उन्होंने खुद को दुनिया से छिपा लिया है ताकि वो शांति से रह सकें। हमें वहाँ पहुँचना ही होगा। रोहन का डिवाइस बीप की आवाज करता है और अपने आप बंद हो जाता है। बैटरी पूरी तरह खत्म हो जाती है। दोनों दूर खड़े पहाड़ की तरफ देखते हैं और हल्की सी सांस छोड़ते हैं। कुछ समय बाद रोहन और समीर एक घने जंगल से गुजर रहे हैं। पेड़ लंबे हैं लेकिन उन पर पत्ते नहीं हैं। सब कुछ सूखा और मरा मरा सा लगता है। तेज धूप सीधा जमीन पर पड़ रही है। चलते चलते रोहन और समीर पसीने से भीग जाते हैं। तभी समीर एक पेड़ के पास रुकता है और हल्का सा हांफने लगता है। रोहन, मैं और नहीं चल सकता। मेरा जीपीएस मर चुका है। हमारी बोतलें खाली हैं। हम यहाँ भटक कर मर जाएंगे। रोहन को आसपास एक अजीब सी इलेक्ट्रॉनिक हलचल महसूस होती है। रुको, यहाँ की हवा अलग है। क्या तुम्हें महसूस हो रहा है जैसे हवा में कोई लहर चल रही हो? रोहन अपने हाथ हवा में आगे बढ़ाता है। तभी अचानक कुछ अजीब होता है। उसके हाथ बीच हवा में ही गायब होने लगते हैं, जैसे वे दो अलग अलग दुनिया के बीच बदल रहे हों। ये देखकर समीर घबरा जाता है और पीछे की तरफ उछलकर हट जाता है। ये क्या है? तुम्हारा हाथ कहाँ गया? यही वो ढाल है। ये एक ऐसी फ्रीक्वेंसी शील्ड है जिसके पीछे वो गांव छिपा हुआ है। डरो मत, मेरे पीछे आओ। रोहन हिम्मत करके आगे बढ़ता है। धीरे धीरे उसका पूरा शरीर हवा में गायब हो जाता है। समीर थोड़ा डरते हुए उसके पीछे चलता है। वो दोनों अदृश्यपुर गांव में कदम रखते हैं। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। ये गांव किसी हॉलीवुड सुपर हीरो फिल्म जैसा लगता है। यहाँ के घर कांच और संगमरमर के बने हैं और हवा में तैर रहे हैं। यहाँ की हवा हल्की और साफ है। यहाँ सब कुछ जीवित और खूबसूरत लगता है। वाह, ये तो बिल्कुल दूसरी दुनिया जैसा है। देखो रोहन, घर हवा में तैर रहे हैं। ये अदृश्यपुर है। यहाँ की तकनीक कुदरत के साथ मिलकर काम करती है। जब वे दोनों हैरानी से सब कुछ देख रहे होते हैं, तभी उनके सामने एक महिला आ जाती है। वो भी एक फ्यूचरिस्टिक सूट पहने हुए है। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? बाहरी दुनिया के लोगों का यहाँ आना मना है। मेरा नाम रोहन है। हम बहुत मुसीबत में हैं। हमारा शहर प्यासा है और मर रहा है। हमें आपकी मदद चाहिए। हमें पता है कि आपके पास बहुत एडवांस मशीनें हैं। मशीनें ही सब कुछ नहीं होती। आप लोग हमारी तकनीक के पीछे आए हैं, लेकिन क्या आप उसे संभालने के लायक हैं? दोनों उलझन में खड़े हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है। कुछ समय बाद माया रोहन और समीर को अदृश्यपुर गांव के ग्रैंड काउंसलिंग हॉल में लेकर जाती है। हॉल की दीवारें हाईटेक हैं जो रंग बदलती रहती हैं। चारों तरफ होलोग्राफिक स्क्रीन लगी हैं।
जिन पर गांव की हालत दिखाई दे रही है। बीच में काउंसिल के सीनियर डायरेक्टर विक्रम बैठे हैं। रोहन, समीर और माया उनके सामने बैठे हैं। ये शहर से आए हैं, इन्हें सिर्फ हमारी मशीनों में दिलचस्पी है। बेटा, तुम जिस तकनीक को जादू समझ रहे हो वो सिर्फ एक जरिया है। असली ताकत तो जड़ों में होती है। तुम लोग अपनी जड़ों को भूल चुके हो। हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं है। अगर हमें आपकी ऊर्जा की तकनीक मिल जाए तो हम अपने शहर को बचा सकते हैं। ठीक है, तुम चाहो तो यहाँ कुछ दिन रुक सकते हो। देखो और सीखो कि हम कैसे रहते हैं। रोहन और समीर इस सभ्यता को समझने और सीखने का मौका स्वीकार कर लेते हैं। वे अदृश्यपुर के खेतों में जाते हैं। यहाँ के पौधे स्वस्थ हैं और उन पर सामान्य से बड़े फल लगे हैं। एक आदमी पौधों की देखभाल बच्चे की तरह कर रहा है और दूसरा आदमी रिमोट से बड़े पानी के स्प्रिंकलर चला रहा है। ये सब देखकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। रोहन, यहाँ तो काम करना कितना आसान है। बस बटन दबाओ और सब हो जाता है। काश हमारा शहर भी ऐसा होता। हाँ, लेकिन देखो, ये लोग मशीनों पर पूरी तरह निर्भर नहीं हैं। ये उनसे बात करते हैं जैसे वो जीवित हों। जब वे चल रहे होते हैं तभी अचानक जमीन हिलने लगती है। ये देखकर चौंक जाते हैं। ये क्या हुआ? भूकंप आया क्या? नहीं, देखो, वो बड़ा टावर रुक गया है। वे एक बड़े वॉच टावर को बंद होते हुए देखते हैं। उसका डिस्प्ले बार बार झिलमिला रहा है। दूसरी तरफ विक्रम और माया कंट्रोल रूम में एक बड़े होलोग्राफिक स्क्रीन के सामने खड़े हैं। सारे डिस्प्ले एक एक करके बंद हो रहे हैं। काम कर रहे रोबोट भी एक के बाद एक बंद होने लगते हैं। एक बहुत बड़ा सोलार तूफान आया है। इसने हमारी सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीनों को बंद कर दिया है। हमारी शील्ड भी गिरने वाली है। अगर ढाल गिर गई तो बाहर की दुनिया हमें देख लेगी और हमारी पानी की मशीनें भी बंद हो गई हैं। गांव वाले प्यासे रह जाएंगे। रोहन और समीर दौड़ते हुए कमरे में आते हैं। क्या हम इसे ठीक कर सकते हैं? मैं एक इंजीनियर हूँ। नहीं बेटा, ये तूफान इतना ताकतवर है कि कोई भी मशीन काम नहीं करेगी। अब तकनीक हमें धोखा दे रही है। सभी लोग तनाव में हैं। यहाँ अब गांव अलग सा दिख रहा है। कहीं भी रोशनी नहीं है। जो घर हवा में तैर रहे थे वो जमीन पर आ गए हैं। लोग डरे हुए दिख रहे हैं। अदृश्यपुर के लोगों को समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। वे अपने बंद पड़े डिवाइस पर बार बार बटन दबा रहे हैं। पानी कहाँ है? मेरी मशीन काम नहीं कर रही। मुझे भूख लगी है लेकिन फूड डिस्पेंसर बंद है। विक्रम, माया, रोहन और समीर अभी भी कंट्रोल रूम में हैं और ये सब अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये देखकर वे और भी ज्यादा डर जाते हैं। रोहन, अगर इनकी तकनीक फेल हो गई तो हमारा क्या होगा? हम तो यहाँ फंस गए। हमें कुछ करना होगा। अगर मशीनें चल नहीं रही तो हमें पुराने तरीकों से काम करना होगा। वे सभी वहाँ से निकल जाते हैं। चारों गांव में एक सूखे कुएं के पास पहुँचते हैं। कुआं बेलों और धूल से ढका हुआ है। वो पानी के लिए रोते हुए गांव वालों को देखते हैं। सब चुप हो जाओ। सालों से हमने इन मशीनों पर भरोसा किया और अपनी पुरानी कला को भूल गए। अब वक्त आ गया है कि हम वापस अपने पूर्वजों के तरीकों की तरफ मुड़ें। लेकिन हमें कुएं से पानी निकालना नहीं आता। मशीनें खुद ही पानी साफ करके हमें देती थी। मैं मदद कर सकता हूँ। मैंने अपनी किताबों में पढ़ा है कि बिना बिजली के पानी कैसे साफ किया जाता है। विक्रम और माया उम्मीद भरी नजर से रोहन की ओर देखते हैं। बेटा, आज तुम्हारी किताबी बातें और हमारी पुरानी यादें ही हमें बचाएंगी। पर हम पानी यहाँ से नहीं निकाल सकते। हमें नदी के पास जाना होगा। गांव के पश्चिम छोर पर एक बड़ी नदी है। शायद हम वहाँ जा सकते हैं। हमें जल्दी करना चाहिए। इसके बाद वे सभी वहाँ से चले जाते हैं। चारों दौड़ते हुए नदी के किनारे पहुँचते हैं। नदी का पानी शांत है और पहले से ही गंदा दिख रहा है क्योंकि ऑटोमेटिक फिल्ट्रेशन यूनिट खराब हो चुकी है। रोहन नदी के पास फावड़े से जमीन खोदना शुरू करता है। रोहन, हम गड्ढा क्यों खोद रहे हैं? पानी तो नदी में है। समीर, अगर हम सीधे नदी का पानी पिएंगे तो बीमार हो जाएंगे। हम मिट्टी और रेत का एक प्राकृतिक फिल्टर बनाएंगे। ये वही तरीका है जो हमारे दादा परदादा इस्तेमाल करते थे। रोहन फिर उस गड्ढे में कोयला और छोटे छोटे पत्थर भर देता है। ये तो बहुत ही सरल है। हम भूल गए थे कि मिट्टी खुद एक सबसे बड़ा फिल्टर है।
कुछ समय बाद उस गड्ढे से साफ पानी आने लगता है। पानी बिल्कुल साफ और चमकदार दिखता है। माया उसे चखती है और मुस्कुरा देती है। ये पानी तो मशीन के पानी से भी ज्यादा मीठा है। वाह, शायद अब हम इसे इस्तेमाल करके इस मुसीबत से बाहर आ सकते हैं। अब सभी संतुष्ट दिखते हैं। अगले दिन गांव में फिर से हलचल है, लेकिन अब कोई मशीन नहीं है। विक्रम युवाओं को सिखा रहा है कि मिट्टी का इस्तेमाल करके घरों को ठंडा कैसे रखा जाए। वे कांच की दीवारों पर मिट्टी और घास का मिश्रण लगा रहे हैं। रोहन उन्हें लीवर और पुली का इस्तेमाल करके भारी चीजें उठाना सिखा रहा है। वे पेड़ों की छाल से बनी मोटी रस्सियों का उपयोग कर रहे हैं। देखा बेटा, तकनीक का मतलब सिर्फ चिप्स और बिजली नहीं होती। तकनीक का मतलब है समझ। प्रकृति के नियमों को समझना ही असली विज्ञान है। सच कहूं, हाथ से काम करने में एक अलग ही सुकून है। मशीन के साथ हम भी मशीन बन गए थे। माया महिलाओं को सिखा रही है कि जड़ी बूटियों से दवा कैसे बनाई जाए, क्योंकि रोबोट डॉक्टर अब काम नहीं कर रहा। वे जड़ी बूटियों का लेप बनाकर एक बच्चे के घाव पर लगाते हैं। हमारे पूर्वजों ने इन पौधों में जादू छिपाया था। हमने मशीनों के चक्कर में इस जादू को खो दिया था। अब सभी के चेहरे पर उम्मीद है और वे बिना किसी मशीन के खुद पर भरोसा करके काम कर रहे हैं। और फिर 3 दिन बाद रात के समय गांव फिर से जीवंत दिखता है। अब यहाँ होलोग्राफिक लाइट्स नहीं है, लेकिन तेल के दिए और छोटी छोटी आग जल रही है। लोग साथ बैठकर बातें कर रहे हैं। अचानक फिर से वही हल्की सी गूंजने वाली आवाज सुनाई देती है। मेन वॉच टावर की लाइट्स झिलमिलाती हैं और हरी रोशनी में चमकने लगती है। रोबोट फिर से बीप करने लगते हैं और चलने लगते हैं। ऊर्जा वापस आ जाती है। तूफान चला गया, ऊर्जा वापस आ गई है। लोग खुशी से झूम उठते हैं। रुको, मशीनों को चलने दो, लेकिन जो हमने इन 3 दिनों में सीखा है उसे मत भूलना। असली उन्नति वो है जहां तकनीक और परंपरा साथ चले। सभी खुश हो जाते हैं। रोहन और समीर को ऐसे सराहा जाता है जैसे वे इस सभ्यता के रक्षक हों। अब उनके जाने का समय आ जाता है। दोनों को अदृश्यपुर गांव के बाहर तक छोड़ने लाया जाता है। रोहन और समीर उस अदृश्य दरवाजे के सामने खड़े हैं। तुमने हमारी बहुत मदद की रोहन। तुमने हमें याद दिलाया कि हम कौन हैं। ये बीज लो बेटा, ये वो पौधे हैं जो बिना ज्यादा पानी के उग जाते हैं। इन्हें अपने शहर में ले जाओ और याद रखना, जब मशीनें रुक जाएं तो घबराना मत, अपनी मिट्टी की तरफ देखना। रोहन विक्रम से बीजों से भरा बैग लेता है। शुक्रिया, अब मैं समझ गया हूँ। हमें अपने शहर को सिर्फ मशीनों से नहीं बल्कि इन पुरानी तकनीकों से भी बचाएंगे। हम एक नया शहर बनाएंगे जो सुंदर और टिकाऊ होगा। ठीक है अदृश्यपुर वासियों, अब हम चलते हैं। सभी एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराते हैं और रोहन और समीर नीली रोशनी के अंदर कदम रख देते हैं। रोहन और समीर खुद को फिर से उसी धूल भरे जंगल में पाते हैं, लेकिन अब वे डरते नहीं हैं। वे एक नए प्लान के साथ शहर की ओर चल पड़ते हैं।